माइक टाइसन की ये कहानी जानने के बाद तुम अपनी लाइफ में कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दोगे। यूजुअली इंडियंस का माइंडसेट ऐसा होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, अगर कोई उनके ही पहचान का कोई बहुत बड़ा काम कर देता है, भाई ये तो लकी है, भाई इसने मेहनत नहीं की, भाई इसको कोई मैजिक का बॉक्स मिल गया, इसने कोई काला जादू किया। मगर ऐसा नहीं था। माइक टाइसन ये दिखाते हैं कि लाइफ की हर एक डिसएडवांटेज होने के बाद भी वो कैसे हैवीवेट किंग ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हैं, दुनिया को अपनी मुट्ठी में लाते हैं। रोनाल्डो और मेसी से पहले एक ऐसे लेजेंड बनता है जिनका नाम उनके करियर खत्म होने के नियरली 20 साल बाद भी लिया जा रहा है। I don't believe in talent. Well, some people they have talent. That's good. It helps when you have talent. As long as you have a lot of determination and willpower, that's all you need. And you have to have the will to win. मगर माइक टाइसन की लाइफ में जितने ही बड़े राइज थे उतने ही बड़े फॉल भी थे। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये तक समझ आएगा कि लाइफ में कंपटीशन कैसे काम करता है, कैसे तुम किसी की भी इमेज दिमाग में रख के उसको हराने का गेम प्लान बना सकते हो और सालों बाद जब वो आदमी तुम्हारे सामने आए तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चाहे वो माइक टाइसन जैसा मॉन्स्टर भी क्यों ना हो। माइक टाइसन को भी रिंग में पछाड़ा गया था, रिंग में कुत्ते की तरह मारा गया था और ये चीज़ माइक टाइसन खुद बोलते हैं। ये कहानी है माइक टाइसन की एक ऐसे फाइटर के साथ लड़ाई की जिसमें वो दोनों बार हार जाते हैं और इवांडर होलीफील्ड बनते हैं वो पहले इंसान दुनिया के जिसने माइक टाइसन को 2 बार हराया था। लेकिन दूसरी बार माइक टाइसन कुछ बहुत ही बुरा करते हैं, इवांडर के कान को काट लेते हैं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ ये मैसेज को सुने। मेरी हर एक वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आता है, यानी मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद भी मैं एक भी पैसा नहीं कमा सकता। ये वीडियो और इसके साथ मुझे और भी फ्यूचर में बहुत वीडियोस बनानी है। ये कुछ है मेरे फ्यूचर वीडियो आइडियाज़। फाइटर्स की स्टोरीज एक्सप्लेन करना मेरा पैशन है और इससे मुझे पता है कि बहुत लोगों को बहुत हेल्प होंगी। इनकी स्ट्रगल्स जानने के बाद लोग अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, डिसिप्लिन बनेंगे और अपने लाइफ की फाइट्स को अच्छे से लड़ेंगे। अगर ये वीडियोस आपको थोड़ा भी हेल्प करती है तो ये मेरी UPI ID है। आप अगर इस पर डोनेट करेंगे तो मैं इन स्टोरीज को कंसिस्टेंटली डाल पाऊंगा, अपने मेहनत को सपोर्ट कर पाऊंगा। बिकॉज ये चैनल कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है ड्यू टू कॉन्स्टेंट कॉपीराइट क्लेम्स। और आप सिर्फ डोनेट नहीं करेंगे, आप मुझसे वीडियो की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्राइम MMA ब्रदर ये वीडियो बना दो, इस्लाम पर बना दो, एलिस्टर ओवरीम पर बना दो, किक बॉक्सिंग पर बना दो, और मैं वो चीज़ें करूँगा। देयर इज़ नो प्रेशर, आप कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। डू नॉट वरी, अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। आप मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया, जैसे मैं उस जिम में जाकर ट्रेन कर सकूं जहाँ पर मैं बॉक्सिंग सीखा करता था, रोज़ सुबह दौड़ने जाया करता था, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जिया करता था, और ये चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सो प्लीज़ अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके सब्सक्राइब करें। डिस्कॉर्ड पर काफ़ी सारे एस्पायरिंग फाइटर्स और बॉक्सर्स हैं जो अपनी ट्रेनिंग वीडियोस, वर्कआउट शेयर करते हैं। प्लीज़ ज्वाइन करें। वीडियो की रिक्वेस्ट के लिए आप इस UPI ID पर डोनेट कर सकते हैं। दैट इज़ इट, एंजॉय द वीडियो फॉरवर्ड। 1980 में माइक टाइसन एक ऐसे लड़के होते हैं जिनकी उम्र तो 12 साल है, लेकिन पता नहीं कितने क्राइम्स कर चुका है। छोटी मोटी चोरियाँ, लोगों को लूटना, मारा मारी, स्ट्रीट्स पे लड़कों के साथ लड़ाई करना। उन्हें एक डिटेंशन होम में डाला जाता है जहाँ पर उन्हें एक बॉक्सिंग के कोच मिलते हैं, और ये बॉक्सिंग के कोच माइक टाइसन की फिजिकलिटी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। माइक टाइसन हैड एलीट मसल थिकनेस, उनके पास बचपन से ही बहुत अच्छी जेनेटिक्स थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो एक मॉन्स्टर लगा करते थे। So, Tyson, when I first had him, he was 190 pounds, nothing but muscle, 12 years old. Okay, that's what he was. But that's what he was. I mean, that's what God made him. That's crazy. So I go down there and I put first fight. Nobody's seen Tyson. Nobody's ever seen Tyson. But 12 years old, 0 fights. Okay. Teddy, now you go too far. You lie more than us. और वो इस लड़के को कस टमाटो से मिलाते हैं।
कस डोमाटो एक बहुत ही बड़े और रिस्पेक्टेड बॉक्सिंग ट्रेनर होते हैं वो टाइम के, जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस और हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियंस को ट्रेन किया होता है। इससे पहले भी उनका वर्ल्ड चैंपियन फ्लॉयड पैटरसन यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड होल्ड करता है हैवी वेट में। और कस टाइसन को देखते ही ये समझ जाते हैं कि दिस किड इज स्पेशल। अगर मैंने इसे ट्रेन किया, ये सही ट्रैक पर आया तो ये दुनिया का बेस्ट फाइटर बन सकता है। और कस इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मेंटल फिजिकल हर तरीके से हिप्नोटाइज करके टाइसन को। Sometimes I get up and when I see guys and I like to hang out and I see people in the car, they party, they came from partying and hanging out. I'm like, wow. And then they having fun there because you see guys with girls and back there crazy. And I said, God, this guy's over there having fun. I'm running. God of war, God of pain, of suffering. No one failed more than I did. I deserved all the credit I received. एक अलीट मॉन्स्टर बनाया जाता है। टाइसन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। उनका जन्म स्ट्रीट पर होता है, उनकी मॉम को उनके पापा माँ बनाकर कहीं गायब हो जाते हैं। बाप का वास्ता मत देना, बाप का वास्ता मत देना, क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। मेरा घटिया बाप मेरी माँ को माँ बना के चला गया था, मालूम है? माँ को माँ बना के? अरे बिन ब्याही माँ यार। सॉरी फॉर दैट लेम जोक। कस डोमाटो के साथ माइक टाइसन नियरली 8 साल रहते हैं। इस बीच में कस डोमाटो पास हो जाते हैं तो उनके ही डिसाइपल्स केविन रूनी और टेडी एटलस टाइसन को ट्रेन करते हैं, उनकी टीम संभालते हैं। एक फाइटर सिर्फ अकेले नहीं लड़ता, उनके पास एक टीम होती है जो उन्हें गाइड करती है, जो उन्हें बताती है कि फाइट में क्या करना है, जो उसे फाइट में हेल्प करती है, जो उसको ड्रिल करवाती है फाइट की चीज़ें। और ये माइक टाइसन की टीम थी। माइक टाइसन की सक्सेस में उनकी टीम का और कस का बहुत ही बड़ा हाथ था, बिकॉज माइक टाइसन वाज प्रोन टू बीइंग इनडिसिप्लिन। कस डोमाटो के साथ उनका रूटीन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड था कि कोई ये चीज़ कर भी नहीं पाए। माइक टाइसन 4 बजे उठते थे और 3 घंटे के लिए कंटिन्यूसली रन पर जाते थे। रन वॉक रन अगेन, वेट्स ट्रेन करते थे और पता नहीं कितनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते थे। अब उनका स्पेसिफिक वर्कआउट किसी और दिन की कहानी है। और हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर है इवांडर होलीफील्ड। ये लड़का बचपन से ही टाइसन की तरह गिफ्टेड तो नहीं है। ये लड़का बचपन से ही काफ़ी प्यारा है, एक लविंग होम में पैदा हुआ है। इसने बचपन से कोई क्राइम नहीं किया, एक शरीफ लड़का है। मोहम्मद अली की फाइट से वैंडर बहुत इंस्पायर होते हैं बचपन से ही और कहते हैं कि मुझे भी एक फाइटर बनना है। और 1984 में वैंडर होलीफील्ड ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं बॉक्सिंग के लिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। इनकी करियर ट्रेजेक्टरी साथ साथ चलती है, मगर डिफरेंस ये होता है कि टाइसन हैवीवेट फाइटर होता है और होलीफील्ड क्रूजरवेट। होलीफील्ड क्रूजरवेट में एक बहुत ही बड़ी डोमिनेशन मचाते हैं, जो चीज़ टाइसन हैवीवेट पे करते हैं, मगर टाइसन कुछ ज़्यादा ही अनस्टॉपेबल लगते हैं। ही हैड द नेचुरल एबिलिटी टू नॉक पीपल आउट। हर एक फाइट में इतनी बुरी तरह से लोगों को नॉकआउट करना जो कोई सोच भी ना सके। और इवांडर होलीफील्ड भी एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट टेक्निकल बॉक्स, जो साउथपॉ और ऑर्थोडॉक्स स्टैंड से लड़ सकते हैं, जो दोनों हाथ से बहुत ज़्यादा पावरफुल पंचेस डिलीवर करते हैं, जो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज तीनों में लड़ना जानते हैं, यहाँ तक कि क्लोज रेंज में आकर डर्टी बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। और फाइनली इवांडर होलीफील्ड अपने क्रूजर वेट डिवीजन को क्लियर करने के बाद हैवी वेट में मूव करते हैं इन 1988। इस टाइम पर माइक टाइसन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होता है। वो चैंपियन कैसे बने मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, और उनको चैलेंज करने आते हैं लिनियल चैंपियन माइकल स्पिंक्स। ये कहानी लास्ट वीडियो में रह गई थी तो सुन लो। माइकल स्पिंक्स ये फाइट से पहले डरे होते हैं, बिकॉज माइक टाइसन को बोला जाता है कि भाई तेरे ग्लव्स में ना तू कुछ डाल रहा है, तेरे ग्लव्स अच्छे से नहीं है, तो लोगों को बैर नकल ही मार रहा है, तभी वो नॉकआउट हो रहे हैं। ये माइकल स्पिंक्स का मैनेजर टाइसन से कहने आता है। टाइसन बहुत ही भड़क जाता है और दीवारों को पंचेस करना शुरू करता है, बोलते हैं देख मेरे ग्लव्स में कुछ नहीं है। और ये चीज स्पिंक्स सुन लेता है। रिंग में आने से पहले ही वो बहुत ज्यादा डरा होता है और 80 सेकेंड्स में टाइसन फिनिशेस माइकल स्पिंक्स।
इस टाइम पर इवैंडर होलीफील्ड भी हैवीवेट में अपनी पहली विक्ट्री जीतते हैं, मगर दे वर टू डिफरेंट फाइटर्स। अगर इवैंडर अभी टाइसन से लड़ा तो वो मारा जाएगा, मगर टाइसन का डिसिप्लिन अब स्लिप होने लगा था। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी। एक बहुत ही पुरानी सेइंग है, द राइट काइंड ऑफ वुमेन विल बिल्ड यू अप, द रॉन्ग काइंड ऑफ वुमेन विल बर्न यू डाउन। रॉबिन गिवंस टाइसन के साथ आती हैं। रॉबिन गिवंस एक मॉडल होती हैं, अफ्रो अमेरिकन, और उन्होंने टाइसन को बहुत ज़्यादा परेशान किया। उनके सारे पैसों को यूज़ करना, टाइसन को लग्जरी पार्टीज में ले जाना, सेलिब्रिटीज से मिलाना। इससे पहले टाइसन की टीम उन्हें अलाउ ही नहीं करती थी किससे मिलने देने के लिए। Gets out of control. Throwing, screaming. A charge that would later prove groundless. He shakes, he pushes, he swings. When I look back at it now, I can't believe I sat there and didn't say anything. Robin Givens divorced him. His life was boxing. जो भी सीखना है, जो भी देखना है, सिर्फ बॉक्सिंग से सीख। एंड टाइसन वॉज ए डिसिप्लिन मैन। लोग टाइसन को उसकी इंटेलिजेंस के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं, मगर उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। I have never heard punches like I've heard your punches. Either you hit the hardest or that man was just like made of cement or something. They made such noises. You got it. Now I want to ask you something, all right? In the corner, Kevin Rooney, your trainer, was yelling numbers. He yelled out numbers. 735, something like that. What's going on there? Is he playing numbers? No. 721. I said, he's playing numbers. The fight's going on. He got some numbers. Serious. Listen. Yeah. In our training schedule, we fight by numbers. We call numbers out instead of calling the punches. Yeah. If you call left hook, right hand, left hook. If you're calm and relaxed and experienced fighter, you know what to expect. But they have no experience and no idea whatsoever when he calls numbers out. Yeah, I didn't know what was going on. And I'm calling things the same way you do. रॉबिन गिवंस के साथ टाइसन का रिलेशन बहुत ही बुरा चलता है। टाइसन की तो अपनी गाड़ी का तक एक्सीडेंट हो जाता है। He gets in so much legal trouble और फाइनली रॉबिन गिवंस टाइसन को एक डिवोर्स देती है, क्योंकि वो ब्रैड पिट के साथ एक रिलेशनशिप में थी। हाँ, वही फाइट क्लब वाला। और फाइट क्लब से याद आया, प्लीज ज्वाइन माय फाइट क्लब। इस टाइम पर टाइसन की टीम ये चीजें देख नहीं पाती। केविन रूनी टाइसन को कहते हैं कि यू आर नॉट द फाइटर आई वंस न्यू, यू डोंट ट्रेन हार्ड, यू बिन ड्रिंकिंग। टाइसन कोकेन तक करने लगे थे। वो अपनी सच्चाई सुन नहीं पाते और केविन रूनी, टेडी एटलस और कैस टमाटो के सारे रिलेशंस को काट देते हैं। ही बिकम्स हिज ओन फाइटर। उनकी टीम में अब कोई नहीं होता जो उन्हें ट्रेन कर सके। तो डॉन किंग नाम के बॉक्सिंग प्रमोटर उनकी लाइफ में एंटर करते हैं। डॉन किंग एक बहुत ही घटिया और स्लीजी बॉक्सिंग प्रमोटर होता है जो टाइसन की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ रखता है। डॉन किंग की वजह से टाइसन की टीम में कोई अच्छे मेंबर्स नहीं होते। फिर भी टाइसन अपनी फाइट अगेंस्ट फ्रैंक ब्रूनो जीत जाता है, टाइटल डिफेंस। इस फाइट में एक सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि टाइसन की पूरी हेड मूवमेंट नॉन एक्सिस्टेंट होती है। फिर भी टाइसन हैड दैट पावर एंड ही नॉक्स ब्रूनो आउट। मगर हर बार अपनी फिजिकलिटी पे फाइट जीतना बहुत मुश्किल होता है। टाइसन की नेक्स्ट टाइटल डिफेंस होती है अगेंस्ट बस्टर डगलस। ये फाइट की प्रेडिक्शन सारी दुनिया ने ऐसी कर रखी थी कि माइक टाइसन विल विन दिस फाइट नो मैटर व्हाट। इन बस्टर दुनिया के सबसे बड़े अंडरडॉग थे, उन पर कोई बेट लगाना ही नहीं चाहता था। सारे लोगों के पैसे टाइसन पर लगे हुए थे। मगर ये फाइट से पहले वो अपनी मॉम को एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं माइक टाइसन को हराऊंगा, उसे नॉकआउट करूंगा। और इस फाइट की ट्रेनिंग कैंप में उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। बस्टर डगलस ट्रेन्स लाइक अ डीमन। वो चाहते तो ये फाइट को कैंसिल कर सकते थे, उनका कोई नाम नहीं था, उनको कोई हैवीवेट कंटेंडर नहीं समझता था। उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स अपने करियर की हारी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली बस्टर डगलस टाइसन के साथ बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अपनी मोस्ट एलीट परफॉर्मेंस देने के बाद 8th राउंड में एक बूमिंग अपरकट सर्वाइव करने के बाद माइक टाइसन को नॉकआउट कर देता है। इस टाइम पर पूरी दुनिया रुक गई। तुम अगर UFC फैन हो तो सोचो अगर हमजा चिमाएव को इजराइल अडसानिया अभी नॉकआउट करते हैं तो कैसा लगेगा। इससे भी 100 गुना बड़ा इवेंट था ये। और अब हमारे होलीफील्ड भैया की कहानी भी साइमल्टेनियसली ही चल रही होती है। हैवीवेट में एक टेयर पर जाने के बाद वो नंबर 3 रैंक पर होता है। नंबर 2 बस्टर डगलस थे और वो तो टाइसन के साथ ही लड़ रहे थे। ये फाइट होलीफील्ड क्लोजली देख रहे थे बिकॉज नेक्स्ट फाइट में वो इस फाइट के विनर को फेस करने वाले थे जो पूरी दुनिया जानती थी कि टाइसन होगा। ये होलीफील्ड को भी पता था, वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज
सरप्राइज हो गया ये फाइट को देखने के बाद। ही वाज शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो गया। इस टाइम पर होलीफील्ड जानते थे कि टाइसन वाज द गाय हु ट्रेन्ड हार्डर देन हिम, और इसीलिए होलीफील्ड बहुत ज़्यादा एफर्ट करते थे। उनके जितना हार्ड वर्क कोई नहीं करता होगा। ही वाज डेविड गोगिंस बिफोर डेविड गोगिंस। वो धूप में दौड़ा करते थे, स्विमिंग पूल के अंदर पंचिंग किया करते थे, कंटिन्यूसली 6 घंटे जिम में वर्कआउट किया करते थे, वेट्स, आफ्टर पंचिंग बैग, आफ्टर स्पारिंग, आफ्टर रोड वर्क, आफ्टर स्टेयर मास्टर, और पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइजेज उनके रूटीन में थी। इसी वजह से उन्होंने अपने फ्रेम को बहुत बड़ा कर लिया था। इस फाइट के बाद होलीफील्ड फेस करते हैं हमारे बस्टर डगलस भैया को और इजीली उसे नॉकआउट कर देते हैं। बस्टर डगलस ने सिर्फ एक रात के लिए ग्रेटनेस दिखाई और वो भी वॉश आउट हो गया। सारी दुनिया ये जानती थी कि टाइसन वापस बस्टर को हरा देंगे। इट वाज ए स्लिप और टाइसन वापस विनिंग ट्रैजेक्टरी पर आ गए थे। उनकी टीम में सारी चीजें हॉरेंडस थी, बहुत चीजें थी, मगर अभी उनकी लाइफ में थोड़ी सी कामनेस थी। रॉबिन गिविंस जा चुकी थी, उनका पार्टिंग कंटिन्यू ही था, मगर ही वाज स्टिल वेरी फकिंग गिफ्टेड। उनके दोनों हाथों में इतनी पावर थी कि किसी को भी सुना दे। रेजर रडक और बहुत सारे अपोनेंट्स को नॉकआउट करने के बाद वो अपना टाइटल वापस पाने का शॉट पाते हैं, अपना टाइटल वापस छीनने का शॉट पाते हैं अगेंस्ट इवांडर होलीफील्ड। टाइसन को एक आर वर्ड कन्विक्शन के लिए जेल में डाल दिया जाता है और ये फाइट कैंसिल हो जाती है। द बिगेस्ट बॉक्सिंग व्हाट इफ वाज कि अगर टाइसन इस टाइम पर होलीफील्ड से लड़ते तो क्या होता। Who are your real friends? Do you have friends that you can talk to? I don't have one friend in my entire life. My experience in life produced the person that I am, and the person that I am, I was never successful with friends. I once knew a nigga who's मगर वरी नॉट, ये फाइट तुम्हें आगे देखने ही मिलेगी। तो इन दोनों की लड़ाई डेस्टिनी ने लिख कर ही रखी थी। जब टाइसन एक जेल सेल में डिप्रेस्ड बैठे होते हैं तब इवांडर होलीफील्ड वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स लड़ते हैं। जॉर्ज फोरमैन एंड रेडिक बो, दीज वर द हार्डेस्ट हिटिंग फाइटर्स दैट एग्जिस्टेड टिल डेट। अगर ये किसी को भी पंच करेंगे तो वो सो जाएगा। आज के मॉडर्न डे हैवीवेट्स भी जॉर्ज फोरमैन और रेडिक बो जैसे फाइटर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। होलीफील्ड की चिन एक टाइटेनियम ग्रेनाइट चिन बन चुकी थी जिस पर पंचेस पड़ने के बाद कुछ असर ही नहीं होता था। लेकिन एक चीज़ थी, ओवर टाइम जब टाइसन जेल में थे तो उनकी ऑरा मेंटेन थी। उनके करियर में सिर्फ एक लॉस था। Hey guys, come on, shut up. Sorry, champ. It was Jerry. Meanwhile, Holyfield lost some fights. जॉर्ज फोरमैन के साथ उनकी एक डिसीजन फाइट होती है जहां पर काफी लोगों ने कहा कि जॉर्ज फोरमैन won that fight. इसके बाद रेडिक वो 2 बार होलीफील्ड को हराते हैं जो उनसे हाइट में 3 इंच और वेट में 30 किलो ज्यादा थे। और माइकल मोर होलीफील्ड को नॉकआउट कर देते हैं। उनके करियर में उनको हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो रिटायर करने वाले हैं। सारी दुनिया ये समझती थी कि टाइसन इज स्टिल द किंग ऑफ हेवीवेट्स। अगर वो जेल से बाहर आ गए तो होलीफील्ड या फिर कोई भी उनके रास्ते में टिका होगा। वो गया, टाइसन इज स्टिल द मैन। और टाइसन 1995 में जेल से बाहर आ जाते हैं एंड ही डिड नॉट डिसअपॉइंट। फाइट आफ्टर फाइट, डिस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। वो शायद वो पहले जैसे मॉन्स्टर नहीं थे जो जेल के अंदर गया था, मगर एक बहुत ही ज्यादा विशियस कोल्ड ब्लडेड फाइटर थे जो हर एक पंच को फुल पावर से थ्रो करता था। और फाइनली माइक टाइसन 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट है। तो सारे ऑड्स उनके अगेंस्ट थे। लोगों को लगा कि माइक टाइसन पहुंच सकता है, 3 साल जेल में रहने के बाद कोई कैसे चैंपियन बन सकता। टाइटल जीतने के बाद टाइसन को 2 फाइट्स ऑफर की जाती है अगेंस्ट इन एजिंग कंटेंडर नेम्ड इवांडर होलीफील्ड जो डिफेंस थी, या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए लेनोक्स लुइस से लड़ना। तो टाइसन इजी फाइट होलीफील्ड को चूज करते हैं। टाइसन के रिकॉर्ड में सिर्फ 1 लॉस था और 36 विक्ट्रीज थी। होलीफील्ड के रिकॉर्ड में काफी लॉसेस थे। टाइसन ने देखा कि अगर इसके चिन को मैं क्रैक कर लूं, अगर इसे मैं पंचेस से ओवरवेल्म कर लूं तो ये क्या। रेडिक बो ने ये चीज करी है। माइकल मोर जो एक छोटे लेवल का बॉक्सर है, जो तो इतना अलीट भी नहीं है, उसने ये करी है, तो मैं तो कर ही लूंगा। वापस ही बस्टर डगलस की फाइट की तरह ये फाइट में टाइसन एक मैसिव फेवरेट थे और होलीफील्ड उतने ही बड़े अंडरडॉग। ये फाइट कही जा रही थी टाइसन के लिए एक रूटीन डिफेंस। कहा जा रहा था कि टाइसन ने लेनोक्स लुइस को डक किया, जो चीजें सच भी थी कि टाइसन अभी अभी जेल से निकले थे। इतना टफ ओपोनेंट लेनोक्स लुइस जैसा लड़ना बहुत मुश्किल था, मगर होलीफील्ड ने दिखा दिया कि he was also a tough motherfucker. The night finally arrives. Tyson is here with his world championship.
क्या वो होलीफील्ड को हरा पाएंगे या फिर होलीफील्ड बस्टर डगलस की तरह दुनिया को सरप्राइज कर देंगे? इट्स टाइम टू प्ले द गेम। बस मेरा तुमसे एक पर्सनल ओपिनियन है, तुमने अगर थोड़ी भी बॉडी बिल्डिंग या फिर एथलेटिसिज्म प्रैक्टिस किया है तो क्या तुम्हें होलीफील्ड नेचुरल लग रहे हैं? बिकॉज ही लुक्स लाइक ए मिस्टर ओलंपिया एथलीट। लुक एट हिज मसल मास, ही लुक्स लाइक अ फकिंग डीमन। फाइट शुरू होते ही टाइसन एक बहुत ही मैसिव ओवरहैंड लैंड करते हैं होलीफील्ड के चिन पर और होलीफील्ड ईट्स दैट। ये शॉट होलीफील्ड को वॉबल करता है। होलीफील्ड का गेम प्लान बहुत ही ज्यादा सीरियस था ये फाइट के लिए। उनको पता था कि टाइसन अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ओवरवेल्म करते हैं, उन्हें पुश करते हैं, और अगर मैंने ये पुशिंग सह ली और टाइसन को पुश बैक किया तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। मुझे क्लोज रेंज में जाकर टाइसन के साथ पंचेस को ट्रेड करना पड़ेगा, पंचेस को खाना पड़ेगा और उससे भी हार्ड पंचेस मारने पड़ेंगे, और यही फाइट की डायनामिक चलती है। टाइसन लैंड्स हेवी आफ्टर हेवी शॉट ऑन होलीफील्ड्स रिब्स एंड अपरकट्स ऑन हिज फेस, मगर होलीफील्ड हंसते हंसते ये पंचेस को खाता है। इस टाइम पर टाइसन की जो कॉम्बिनेशन पंचिंग की एबिलिटी थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी। मैं तुम्हें एक प्राइम टाइसन की क्लिप दिखाता हूं जहां पर वो पूरी तरह से बहुत ही बुरे कॉम्बिनेशनल पंचेस मार रहे हैं जो हेड और बॉडी दोनों को टारगेट कर रहे हैं अगेंस्ट ए मच लार्जर अपोनेंट जो ऑल्सो स्टीरॉइड्स पर था। Good left to the chin. Lunging left hand by Tyson. There's an uppercut by Revolta. There was a big right hand, and that hurt Revolta. Jose got the worst of that one. Mouthpiece goes. Tyson is on top of him. There's a big right hand, and Revolta is about to go. होलीफील्ड भी ये चीज़ को जानते हैं कि टाइसन इजंट द सेम फाइटर दैट वी यूज्ड टू सी। उनकी हेड मूवमेंट भी इतनी अच्छी नहीं होती, वो उनकी हेड मूवमेंट को जैब्स के साथ और अपरकट्स के साथ टाइम करते हैं, मगर स्टिल राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 को टाइसन ने बहुत ही अच्छी तरह से डोमिनेट किया था। उनके सिंगल पंचेस ने भी स्कोर कार्ड्स पर एक नाम बनाया था, मगर राउंड 4 से होलीफील्ड अपना गेम प्लान अनलीश करते हैं। वो टाइसन के साथ बहुत ही ब्रूटल क्लिंचेस में जाते हैं, उनके साथ रेसलिंग करते हैं, बार बार अपने सर को टाइसन की आंखों से टच करवाते हैं। ये उनकी टैक्टिक थी, रेसल करना जैसे टाइसन थक जाए। मगर एक चीज होती है, टाइसन के मुंह पर हेडबट्स लगते हैं और वो इसकी कंप्लेन करता है रेफरी से कि होलीफील्ड चीटिंग कर रहा है, वो मुझे हेडबट मार रहा है। रेफरी डज नॉट लिसन और होलीफील्ड अपनी यही टैक्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं आने वाले 2 राउंड तक। ये चीज करने के बाद वो टाइसन के बॉडी और फेस पर बहुत ही बुरे पंचेस अनलोड करते हैं। क्रेडिट टू टाइसन्स टफनेस, वो ये पंचेस को क्लीन सर्वाइव करते हैं। आफ्टर राउंड 8 टाइसन ने 8th राउंड अपने लाइफ में लास्ट कब देखा था उन्हें ये याद भी नहीं है। मीनवाइल होलीफील्ड एक ऐसे फाइटर थे जो हर फाइट 12 और 15 राउंड्स के लिए प्रिपेयर करते थे। उन्होंने भले डिफीट्स एक्यूमुलेट की थी मगर रिंग में एक्सपीरियंस भी एक्यूमुलेट किया था। वो अपनी हर फाइट से सीखे थे और जॉर्ज फोरमैन और रेडिक बो के न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेने के बाद टाइसन के पंचेस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं और होलीफील्ड टाइसन को पुश कर रहे थे। टाइसन बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, उनकी आंखों से खून बह रहा था, रिब्स टूट चुके थे और कान बज रहे थे बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेटिव डैमेज। अगर तुमने कोई भी बॉक्सिंग फाइट करी है तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें आउट स्ट्राइक करता है तो कैसा लगता है। राउंड 10 आते आते इट वाज क्लियर कि ये फाइट कौन जीतेगा। टाइसन एक फाइनल फ्यूरी करने की कोशिश करते हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ता और इवैंडर होलीफील्ड माइक टाइसन के बेन बन जाता है। You merely adapted the dark. I was born in it. सॉरी फॉर द क्रेजी टॉम हार्डी बेन इम्प्रेशन, मगर हाँ ये फाइट बैटमैन वर्सेस बेन की तरह ही प्ले आउट होती है और सडनली एक बूम थर्डिंग पंच ऑन टाइसन्स चिन एंड टाइसन इज डाउन ऑन द ग्राउंड। पहली बार हमने टाइसन को ऐसा गिरा हुआ देखा था। बस्टर डगलस की फाइट में तो उनके पास एक्सक्यूजेस भी थे कि मेरी लाइफ में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है,
दारू, ड्रग्स एडिक्शन, इस टाइम पर तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं था। ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग दैट मेड हिम ग्रेट। ही वॉजंट डिसिप्लिन। उनकी टीम से वो ग्रेट कोचेस चले गए थे जो उन्हें हेड मूवमेंट ड्रिल करवाते थे, जो उन्हें फुटवर्क ड्रिल कराते थे, जो उन्हें पीकअबू टेक्निक सिखाते थे, वो पूरी तरह से गायब थी। और इसी वजह से उनके चिन पर क्लीन पंचेस लैंड हुए और वो नॉक डाउन हुए। इसके बाद फाइट वापस रिज्यूम होती है। टाइसन 10th राउंड सर्वाइव करता है, पता नहीं कैसे, लेकिन 11th राउंड में इवांडर नोस कि मैं अब जीत सकता हूँ, मैं अब इससे हरा सकता हूँ, एंड ही अनलीशेस ए फाइनल असॉल्ट जिसमें वो टाइसन को नॉकआउट कर देता है। माइक टाइसन नॉक्ड आउट, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग साइट्स, बिकॉज ये बस्टर डगलस से भी बड़ा लॉस था। ये चीज़ तुम्हें दिखाती है कि कंपटीशन को हराया कैसे जाता है। कोई मैजिकल चीज़ नहीं होती, कोई किसी पर जादू टोना टोटका नहीं करता। अगर आज तुम्हारा दिन है, आज तुम ट्रेन कर रहे हो, कल तुम्हारा कंपटीशन तुमसे ज़्यादा ट्रेन कर रहा है, तो परसों शायद वो जीत जाएगा। ये चीज़ बस ट्रेनिंग के ऊपर आती है, तुम कितने लॉक्ड इन हो इसके ऊपर आती है। और कंपटीशन को बस ऐसे ही हराया जा सकता है, उनसे ज़्यादा मेहनत करके। भाई इतनी बड़ी वीडियो हो गई है ना कि एडिट करने में मेरी बंद फट जाएगी। तो टाइसन का नेक्स्ट पार्ट इवैंडर होलीफील्ड के साथ अगर तुम्हें चाहिए तो वीडियो पर 100 लाइक्स करा दो और मैं वो वीडियो बना दूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ अगर तुम डोनेट कर वीडियो रिक्वेस्ट करोगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी। ये कुछ मेरे फ्यूचर आइडियाज़ हैं और मैं इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ। आई लव यू ऑल मेरे भाई। I hope you have a great day. God bless. I'll see you at the top. I'm a great fighter. And I'm gonna say, Holyfield's a hell of a fighter. Wow.